नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की खबरों को विस्तार से जाने आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। नीट यूजी की परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। काउंसलिंग पर रोक से इनकार, 8 जुलाई को अगली सुनवाई। आज से फुल एक्शन में मोदी सरकार। डॉक्टर जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, चिराग पासवान और सुरेश गोपी समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा में दोपहर बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में चुना जाएगा नेता। शपथ ग्रहण समारोह कल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए योग के वीडियो। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की लोगों को दी प्रेरणा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीट परीक्षा की, जिससे जुड़े मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 5 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करके उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट 8 जुलाई को कब करेगा सुनवाई? कुछ छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में पेपर लीक की कई जगह घटनाओं का हवाला देते हुए नए सिरे से परीक्षा किए जाने की मांग की गई है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने आज अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यानी कल चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उधर जनसेना ने भी अपने आज पवन कल्याण को विधायक दल का नेता चुन लिया है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। ओडिशा में करीब 2.5 दशक बाद सरकार बदली है। अब यहां बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आए हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होने वाले हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होने वाला है। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया है और कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां बीजेपी ने 147 में से 78 सीटों पर जीतकर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी ने 51 सीटों पर सिमट कर रह गई। मोदी 2.0 कैबिनेट में मंत्री रह चुके अश्विनी वैष्णव ने आज 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया है। उनके पास एक तरफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा है, तो दूसरी तरफ फिर एक बार मोदी सरकार ने उन्हें रेल विभाग की जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमीं पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार
जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। उधर डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। Today I am taking charge as an INB MOS Minister. So this second time I am taking charge here. So I am very happy, and I express my sincere thanks and my gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to given me this opportunity to serve again in this ministry. इस बार जब संसद सत्र चलेगा तो किरण रिजिजू एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया है। रिजिजू ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मैंने कार्यभार संभाला है। टेक्सटाइल क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करता है। आज तो काम संभाले हैं, आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के लिए वे नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे। Thank the Honorable Prime Minister for having reposed his confidence in all of us once again. And as you said, this will be a continuity of the work that has been done over the last 10 years during the 2 terms. And sitting as we are over here in the Department of DOPT, you would appreciate that the last 10 years have witnessed a series of revolutionary governance reforms happening under the guidance of Prime Minister Modi, which were basically inspired by the spirit of minimum government, maximum governance, and increasing citizen centricity to bring ease of living for each and every citizen of this country. जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम है, ऐसे में मेरे लिए ये जिम्मेदारी अहम है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी है, और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य बढ़ती है। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं।
हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। उधर प्रताप राव गणपत राव जाधव ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वे अपने मंत्रालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। प्रताप राव गणपत राव जाधव तो मोदी 3.0 कैबिनेट में लगातार मंत्रियों ने अपने पदभार संभाल लिया है और मोदी 3.0 कैबिनेट अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मोदी सरकार में एक बार फिर से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार मोदी सरकार में भी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। तो यहां जगत प्रकाश नड्डा मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की बात करें तो उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए ये सब कुछ नया है, ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। मुझे नया है ये मिनिस्ट्री। मैंने आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मिनिस्ट्री, सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई हैव टू डेफिनेटली लुक इनटू the prospects at which my Prime Minister is looking forward to and what kind of a load he's put on my Minister Puri ji. So after going through all those the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution. केंद्र में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। तो मोदी 3.0 का हिस्सा शिवराज सिंह चौहान है और आज उन्होंने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, सभी अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करी और सभी ने उनको अपनी शुभकामनाएं दी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। अब खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने निवर्तमान सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊंडी से विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने, हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। टीडीपी विधायक का आरोप है कि यह घटना करीब 3 साल पहले यानी कि साल 2021 में हुई थी। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची की एक अदालत ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। रांची में आलमगीर के परिसरों से छापेमारी में 35.23 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी।
उनके निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण की किश्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में 41% राज्यों के बीच 14 किश्तों में बांट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,69.88 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार को 14,056.12 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को 10,977.44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज का अनुमान के मुताबिक भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 और 2029-30 के दौरान 6.5 से 7% के बीच कायम रहने की उम्मीद है। USB सिक्योरिटीज के मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत की GDP 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की हालिया समीक्षा में वित्त वर्ष 25 के लिए GDP वृद्धि के अनुमान को संशोधित करके 7.2% कर दिया है, जबकि अप्रैल में यह अनुमान 7% जताया गया था। UBS के मुताबिक अब चुनाव के बाद कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय के सुधरने की उम्मीद है और इसका प्रभाव वित्त वर्ष 2025-26 में दिखाई देगा। चालू वित्त वर्ष में घरेलू खपत में सालाना आधार पर 5% की वृद्धि दर्ज की गई है और उसकी उम्मीद भी है। इस वृद्धि को प्रीमियम और ग्रामीण इलाकों से प्रमुख तौर पर वृद्धि मिलेगी, जबकि शहरी लोगों की मांग सुस्त रहने की उम्मीद है। USB सिक्योरिटीज की मुख्य अर्थशास्त्री के मुताबिक महंगाई पूरे साल के लिए RBI के 4.5% के अनुमान से कम रह सकती है। उन्होंने साथ ही बताया कि जब तक महंगाई या वृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट नहीं होती है, तब तक ब्याज दरों में कटौती सीमित रहने की उम्मीद है। भारत के लिए आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहने और RBI के असुरक्षित ऋण पर अंकुश लगाने के प्रयासों के चलते मौद्रिक नीति समिति को तत्काल ब्याज दरों में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। खेल की खबरों पर रुक कर लेते हैं। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों को ATP रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता हासिल हुई है। सोमवार को जारी नवीनतम ATP युगल रैंकिंग में बोपन्ना चौथे पायदान पर रहे। वहीं पुरुषों की एकल रैंकिंग में भारत के सुमित नागल 18वें पायदान की छलांग के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं और ओलंपिक के लिए उन्होंने कोटा सुरक्षित कर लिया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना कनाडा से होगा। इस मुकाबले में पाकिस्तान की नजर अपनी पहली जीत हासिल करने पर होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कनाडा की टीम को 2 मैचों में 1 में हार मिली है और 1 में जीत। आज का ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होने वाला है। पाकिस्तानी टीम इस मैच को हर हाल में जीतकर सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। वहीं कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाकर 109 रन ही बना सके और मैच हार गई। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की पहली हार है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की यह तीसरी जीत है।
फीफा विश्व कप क्वालिफायर में आज भारत का सामना कतर से होने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के हाथ में होगी। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। भारत को तीसरे दौर में जगह बनाने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। वहीं मुकाबला ड्रॉ रहता है तो भारत को कुवैत और अफगानिस्तान के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। ये दोनों टीमें भी ड्रॉ खेलती हैं तो भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर तीसरे दौर में प्रवेश कर जाएगा। वहीं कतर अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही तीसरे राउंड में प्रवेश कर चुका है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 10 दिन ही बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग को लेकर अपने मन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक और पोस्ट कर विभिन्न योग आसनों के वीडियो भी शेयर किए और लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए ये वीडियोस प्रेरित करेंगे। आइए देखते हैं उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो जिसमें सिखाया जा रहा है वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह है और चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद राज्यपाल से मिलके तीनों जो दल हैं, बीजेपी, जनसेना और टीडीपी, ये प्रस्ताव करेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नायडू, जिसके बाद राज्यपाल उन्हें निमंत्रण देंगे और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं नायडू और अब से कुछ देर बाद राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है एन चंद्रबाबू नायडू को और इसके बाद जो होगा कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंद्रबाबू नायडू आपको बता दें कि थोड़ी देर में अब राज्यपाल से मिलने वाले हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।